वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर 8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो पेपर होने वाला है ये हमारा 56 नंबर का होने वाला है। साथ ही इसका टाइम सेम रहने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट। तो आज का बच्चों पहला सवाल है जिसके अंदर हमें टोटल 18 एबेसिडे पूछे जाने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक एबेसिडे हमारा आधा नंबर का होने वाला है। टोटल इसके जो मार्क्स होंगे वो 9 होंगे। पहला सवाल है बच्चों, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है? तो बच्चों वो हो जाएगी नियतिवाद विचारधारा। दूसरा सवाल है, निम्न में से वह कौन सी विचारधारा है जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों वो हो जाएगा आमूलवादी विचारधारा। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, यानी जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा उष्ण और शीत मरुस्थलीय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने मानव विकास के किस उपागम को प्रभावित किया था? तो बच्चों वो हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसको कोल खोज कहा जाता है, कोल खोज कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आता है? तो बच्चों वो हो जाएगा रबड़ उद्योग। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका आंसर होगा बच्चों मछली पालन द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। स्वेज नहर जिन नगरों को जोड़ती है वह नगर कौन कौन से हैं? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। कोची तथा कारवाड़ भारत में किस प्रकार के पतनों का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा बच्चों नौसेना पतन का उदाहरण है। अब्बादान क्या है? तो बच्चों ये तेल शोधक पतन है। भारत में निम्न में से किस भाषा को बोलने वाले का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो बच्चों हो जाएगा हिंदी भाषा भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में खनन नगर के रूप में विकसित नगर नहीं है, जहां पर खनन नहीं होता है तो बच्चों श्रीनगर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम शहरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। भारत के आयात संगठन में सर्वाधिक योगदान किसका है? ईंधन और पेट्रोलियम का। धरातलीय जल में उर्वरक किस तत्व की मात्रा को बढ़ा देते हैं? तो बच्चों वो नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। निम्न में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर किसान सही आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश यानी यूपी भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला सवाल है, आमूलवादी विचारधारा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या हेतु का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों मार्क्स के सिद्धांत का। तो आंसर क्या होगा बच्चों? मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दूसरा सवाल है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चों उत्प्रवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं। अगला सवाल है, प्रवास स्थायी अस्थायी अथवा हो सकता है? तो बच्चों वो मौसमी हो सकता है। अगला है, प्रो अमर्त्य सेन ने मानव विकास के उपागम की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो बच्चों समता। क्या हो जाएगा यहाँ पर? समता उपागम की अवधारणा प्रदान की है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन आते हैं? तो बच्चों वो सरकार के अधीन आते हैं। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, सेलेरी शब्द लेटिन से बना है तो उसको बच्चों सेलेरियम कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? सेलेरियम। सेलेरियम के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है? तो बच्चों वृहन मुंबई। क्या हो जाएगा बच्चों? वृहन मुंबई इसका सही आंसर होगा। अगला है, बस्तियों का परिसर 1 से लेकर महानगर तक होता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको पल्ली कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों इसको? पल्ली। अगला है, राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने को अनिवार्य बना दिया है? तो बच्चों समृद्ध बस्तियां। क्या आ जाएगा इसका?
समृद्ध बस्तियां, समृद्ध बस्तियों को। अगला है कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक और मंगलोर से जोड़ता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, मंगलोर से जोड़ता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें टोटल 9 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का वेटेज हमारा 1 नंबर का होने वाला है। चलो पहला सवाल देख लेते हैं। विश्व में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र बताइए। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट उष्णता एवं शीत मरुस्थल तथा विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुने गए सूचक का नाम बताइए। तो बच्चों यहां पर होगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लास्टिक उद्योग किस वर्ग का उद्योग है? तो बच्चों प्लास्टिक उद्योग पेट्रो रसायन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेट्रो रसायन, रसायन वर्ग का क्या हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाया जा रहा है? तो बच्चों यहां पर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका आंसर होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला है, भारत में कौन सी किस्म का कोयला प्रमुख रूप से मिलता है? तो बिटुमेन्स, कौन सा हो जाएगा, बिटुमेन्स। वैसे कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट। जो दूसरे प्रकार का कोयला है वो हमारे यहाँ पर पाया जाता है। अगला है, पवन हंस लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाना, यानी जहां पे भी पेट्रोल निकलता है उनके लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाना। अगला है, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में गंगा नदी के प्रदूषित भाग कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो कानपुर से तो वाराणसी, क्या हो जाएगा, कानपुर से लगाकर वाराणसी, और दूसरा हो जाएगा हमारा वाराणसी से पटना, वाराणसी से पटना। ये क्षेत्र क्या है, गंगा नदी को सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वाराणसी से पटना होगा बच्चों, पट्टी नहीं होगा, पटना। ये क्षेत्र क्या है, गंगा नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाले भाग है। व्यापार से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य हमें बताने हैं। तो अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है तथा इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन टोटल हमसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या 9 पूछी गई थी। इसके आंसर आप नीचे डिटेल में देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये हमारा खंड ब है, जिसके अंदर हमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1.5 नंबर का वेटेज रखता है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है, समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। बच्चों क्वेश्चन था कि संभववाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक रूपदर्शी की रचना करते हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप स्पष्ट रूप से सर्वत्र दिखलाई देती है। फ्रांसीसी विद्वानों ने इसे संभववाद के नाम से भी संबोधित किया है। स्पष्ट कीजिए कि वाणिज्य पशु पालन एक विशिष्ट गतिविधि है। तो बच्चों इसका आंसर होगा वाणिज्य पशुधन पालन एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। इनसे प्राप्त मांस, खाले व ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व के बाजार में निर्यात किया जाता है। इसके मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनांकिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उसके स्वास्थ्य पर जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। आधुनिक निर्माण की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो बच्चों इसकी अवधारणाएं देख लेते हैं। पहली है, आधुनिक निर्माण एक जटिल प्रौद्योगिकी तंत्र है। इसमें अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं
श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका बड़ा भाग संगठन होता है। इसमें प्रशासकीय अधिकारी वर्ग की प्रमुख भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो व्यापार संतुलन किसी देश के आयात व निर्यात के मध्य मूल्यों में अंतर को उस देश का व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन के प्रकार तो निम्न प्रकार है, 2 प्रकार है। अनुकूल व्यापार संतुलन, जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो तो तब उस देश का व्यापार अनुकूल तथा धनात्मक व्यापार संतुलन की स्थिति में होता है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन, जब किसी देश का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से कम होता है, वह देश व्यापार की प्रतिकूल या ऋणात्मक व्यापार संतुलन की स्थिति में होता है। अगला है, बाजार भूमि तथा कृषि भूमि व्यर्थ भूमि में स्पष्ट कीजिए अंतर। तो मरुस्थली, रेतीली, पथरीली भूमि, पहाड़ी भूभाग तथा जल व वायु अपर्दन से व्यर्थ बेकार हो चुकी भूमि जैसे खड्ड व दलदली भूमि, जैसे वर्तमान में प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है, बंजर भूमि कहलाती है। जबकि वह भूमि जो विगत 5 वर्षों या अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित है और जिसे कृषि उदार तकनीक के माध्यम से कृषि योग्य बनाया जा सकता है, कृषि योग्य वृत्त भूमि कहलाती है। अगला है, हरियाली परियोजना के विषय में लिखो। यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक जल संभर विकास परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। यह परियोजना ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति हेतु ग्रामीण लोगों के सहयोग से संचालित की जा रही है। अगला सवाल है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री पतन की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री पतनों के माध्यम से ही किया जाता है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% तथा मूल्य के आधार पर 70% विदेशी व्यापार इन्हीं पतनों के माध्यम से महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। एक तरफ पतन अपने पृष्ठ प्रदेश से विदेश को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संकलन करते हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशी से भारत आने वाला सामान तथा वस्तुओं को देश के आंतरिक भागों में वितरण करने वाले केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धारावी गंदी बस्ती के कोई 3 लक्षण बताइए। तो समूची बस्ती में अस्थायी निर्माण के भवन जो 2 से 3 मंजिल तक ऊंचे हैं, यहाँ अनेक मूल्यवान उपयोगी सामान बनाए जाते हैं, जैसे मृत्तिका, शिल्प, सेरेमिक्स, उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी का फर्नीचर आदि। धारावी वस्तुतः सागर का एक हिस्सा है जो कि व्यापक रूप से कचरे से भरी गई जगह पर है। अगला है बच्चों खंड से, जिसके अंदर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो वेटेज है वो हमारा 3 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावे के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। पहला है, भारत में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से दर्शनीय प्राकृतिक स्थलों पर बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जाना चाहिए। हमारे चिकित्सकों को अत्याधुनिक तकनीकी में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हमें देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चिकित्सा पर्यटन की सुविधाओं पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। भारत को अपनी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास करने होंगे। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य आधारभूत ढांचे का विकास एवं विस्तार करना चाहिए। हमें चिकित्सकों एवं अन्य सहायक कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। विशेष रूप से शल्य कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। अथवा का सवाल है, फूटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों इसके अंदर हम पढ़ेंगे फूटकर व्यापार क्या होता है। तो फूटकर व्यापार एक व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अधिकांश फूटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारणों में होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनों तथा इंटरनेट फूटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। फूटकर व्यापार में वृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय ये निम्न हैं। विभागीय भंडार, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों के बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंपे जाते हैं। श्रृंखला भंडार, अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम क्यों है। तो पहला है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है। इसके उपरांत ही भारतीय कृषि वर्तमान में भी रूढ़िवादी व
पिछड़ी हुई अवस्था में है। इसके अतिरिक्त भारत में वर्षा का अनिश्चित व अनियमित होना, भूमि उपयोग का अव्यवस्थित क्रम में होना, कृषि में उत्तम अधिक उत्पादन देने वाले बीजों और रासायनिक खादों का समुचित प्रयोग न होना, खेतों में भू जोत आकार छोटा होना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, कृषि शिक्षा प्रौद्योगिकी व अनुसंधान में कमी आदि कारणों के कारण भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है। अथवा का सवाल है, भू उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। तो पहला कारक है अर्थव्यवस्था का आकार। इसको उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा इस प्रकार के अन्य कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि का दबाव बढ़ता है तथा सीमांत कृषि को भी उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना। समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। प्राथमिक सेक्टर की तुलना में समय के साथ द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टरों में अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र है, जहां कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है। कृषि भूमि पर बढ़ावा दबाव समय के साथ, यद्यपि कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है, परंतु कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम होना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पाए जाने वाले निम्न खनिजों पर टिप्पणी लिखिए। लौह अयस्क और मैग्नीज। पहला है लौह अयस्क। भारत में एशिया के विशालतम लौह अयस्क भंडार विद्यमान है। सामान्यतः देश में उत्तम गुणवत्ता वाले हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क की खदानें देश की उत्तर पूर्वी पठार प्रदेशों में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडार का लगभग 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित इस खनिज का उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण के साथ लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया भी जाता है। देश में उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके अलावा तेलंगाना, गोवा, झारखंड मैग्नीज के गौण उत्पादक राज्य हैं। अथवा का सवाल है, जिसके अंदर बोला गया है भारत में खनिजों के वितरण पर टिप्पणी लिखिए। तो देश में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैली में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कोयले के लगभग 97% निक्षेप दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदी घाटियों में एवं अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। भारत के खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में स्थानांतरित है। ये पट्टियां हैं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रदेश। उपरोक्त तीनों के अतिरिक्त हिमाचल पट्टी एक अन्य पट्टी है। हिमाचल से पूर्व व पश्चिम भागों में सामान्यतः तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा अन्य रंगरत्नों के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त असम घाटी और मुंबई अपतटीय क्षेत्र में खनिज तेल संसाधन के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला है बच्चों खंड द, जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं। टोटल हमें 4 पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सवाल है, व्यापारिक केंद्र क्या होता है? ग्रामीण विपणन केंद्र तथा नगरीय विपणन केंद्र को संक्षेप में समझाइए। तो व्यापारिक केंद्र, व्यापार का समस्त कार्य कस्बों और नगरों में होता है, जिनको व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय एक व्यापार के उत्थान के अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र तथा संग्रहण और वितरण बिंदु। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण तथा नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जा सकता है। दूसरा है ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये अत्यधिक अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती है। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्र में मंडियां और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते हैं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं में उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं नगरीय विपणन केंद्र। इन केंद्रों पर सामान्यतः सेवाओं के साथ साथ अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं भी मिलती है। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं अपितु लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती है। नगरीय केंद्र इसी कारण विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार में भी प्रस्तुत करते हैं। इनमें प्रमुख श्रम बाजार, आवागमन, अर्धनिर्मित तथा निर्मित उत्पादों के बाजार आदि प्रमुख हैं। इनमें
शैक्षिक संस्थाओं तथा व्यवसायों की सेवाएं तथा अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों के डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। अथवा का सवाल है, पर्यटन के आकर्षण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों, पर्यटन आकर्षण में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। जलवायु, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश व्यक्ति कुलीन विश्राम के लिए उष्ण व धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिण यूरोप तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह मुख्य अंग कारक है। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग लगातार उच्च तापमान, धूप की लंबी अवधि तथा निम्न वर्षा की दशाएं होती है। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायुवीय आवश्यकताएं होती है, जैसे अपने गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल हिमावरण आदि। भूदृश्य, अनेक व्यक्ति आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अपनी छुट्टियों को व्यतीत करना पसंद करते हैं, जिनका प्राय अर्थ होता है पर्वत, जिले, दर्शनीय समुद्री तट तथा मानव द्वारा पूरी तरह से अपरिवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। व्यक्ति प्राचीन तथा सुंदर नगरों एवं पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं तथा किलों, महलों, गिरजाघरों को देखकर आनंद उठाते हैं। चौथा है संस्कृति और अर्थव्यवस्था। मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले लोगों को, पढ़ने वालों को पर्यटन आकर्षित करता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की आवश्यकताओं को सस्ते दामों पर पूरा करता है तो वह अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है। वर्तमान समय में घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, यथा गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग आदि। स्वास्थ्य सेवाएं, वर्तमान में सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं भी पर्यटन आकर्षण का केंद्र बनी है। इसे चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में लौह संसाधनों का विस्तृत विवरण कीजिए। भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन। हमारे देश में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का प्रमुख रूप से खनन किया जाता है। उच्च गुणवत्ता के कारण इनकी विश्व भर में भारी मांग है। भारत में संचित भंडार, भारत में एशिया के विशालतम लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। पहला है उड़ीसा, ये भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। इस राज्य में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरु महिषानी, तुला एपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु, केंदुझार एवं बोनाई सुंदरगढ़ है। झारखंड यह लौह अयस्क उत्पादन में देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है। इस राज्य में सिंहभूमि, मातृभूमि, हजारीबाग आदि लौह अयस्क जिले हैं एवं नोआमंडी और गुआ प्रमुख खदानें हैं। अगला है बच्चों 3 छत्तीसगढ़। इस राज्य में दुर्ग, दांतेवाड़ा तथा बस्तर जिलों में उच्च किस्म के लौह अयस्क का खनन किया जाता है। बस्तर जिले में बालाडीला, रावघाट श्रेणी तथा डल्ली व दुर्ग जिलों में राजहारा श्रेणी की खदानें देश की महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदानें हैं। कर्नाटक, इस राज्य में लौह अयस्क के निक्षेप बेलारी जिले के सुंदर होसपेट क्षेत्र में, चिकमगलूर जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख, शिमोगा, चित्रदुर्ग एवं तुमकुर जिलों के कुछ भागों में पाया जाता है। महाराष्ट्र, इस राज्य के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिलों में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। अन्य राज्य तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल, आंध्र प्रदेश के गुरुनूल, कड़पा तथा अनंतपुर जिले में, तमिलनाडु राज्य के सेलम व नीलगिरी जिलों में एवं गोवा में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। इसका जो अथवा का सवाल है, भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या कीजिए। तो वे सभी पदार्थ जो कि भूमि से खनन द्वारा प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज विशेषतः एक निश्चित रासायनिक संरचना एवं विशिष्ट भौतिक गुणधर्म वाले प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। भारत के अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलोर, कर्नाटक से कानपुर, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। देश में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांधित है, जो निम्न प्रकार है। पहला है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस खनिज पट्टी में झारखंड का छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। इस पट्टी के विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में देश के प्रमुख लोहा एवं इस्पात उद्योग भी कच्चे माल की सुविधाओं के साथ अवस्थित है।
अगला है दूसरा दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। ये खनिज पट्टी कर्नाटक, गोवा, केरल तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि पर विस्तृत है। यह पट्टी मुख्यतः लौह धातुओं एवं बॉक्साइट में समृद्ध है। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ गुणवत्ता का लोहा, अयस्क, मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी मिलता है। तमिलनाडु के निवेली मैग्नाइट क्षेत्र में छोड़कर इस पट्टी में कोयला निक्षेप का अभाव है। इसके अतिरिक्त केरल में मोनाजाइट, थोरियम एवं बॉक्साइट कले के तथा गोवा में लोहा, अयस्क के निक्षेप मिलते हैं। उत्तरी पश्चिम प्रदेश इस खनिज पट्टी के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंध है। ये सामान्यतः राजस्थान में अरावली, गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण पत्थरों से में समृद्ध और यहाँ मुल्तानी मिट्टी एवं नमक के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। गुजरात में मुख्यतः पेट्रोलियम व नमक के निक्षेप पाए जाते हैं। उपरोक्त खनिज पट्टियों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कुछ मात्रा में खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल खनिज पट्टी। इस पट्टी में मुख्यतः तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट एवं रंग रत्न पाए जाते हैं एवं असम घाटी में खनिज तेल के निक्षेप मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर बच्चों हमें जो विश्व का मानचित्र है उसके अंदर हमें कुछ स्थानों या नगरों के नाम दिए रहेंगे, उनको हमें फिल करना है। चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर टोरंटो दूसरा बोला गया है, तिब्बत, संगाई और सेंटियागो, ये इनको हमें संसार के मानचित्र में फिल करना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो टोरंटो यहाँ पर स्थित होगा, हमारा सेंटियागो यहाँ पे आ गया, तिब्बत भारत के ऊपर है और संगाई भी भारत के पास में ही स्थित है। दूसरा बच्चों एक और में पूछा जाएगा जो भारत का होगा, भारत के रेखा मानचित्र में तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनको हमें भारत के मानचित्र में फिल करना है। पहला है हजारीबाग, बालाघाट, खेतड़ी और कटनी। तो बच्चों खेतड़ी कोपर जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये हमारा जो राजस्थान राज्य है उसके अंदर स्थित है। अगर हम बात करें कटनी और बालाघाट, ये दोनों हमारा जो एमपी यानी मध्य प्रदेश है उसके अंदर स्थित है। साथ ही हजारीबाग ये हमारा जो झारखंड राज्य है वहाँ पर स्थित है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर 8 था उसको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसका एक मॉडल पेपर और बचा हुआ है जिसको हम आज या कल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे आने वाले 8 तारीख को बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।